अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ तजादिस्तान बन चुकी है। इस जमात में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप की अलग ही राय है। ये तमाम ग्रुप्स अलहदा बानी PTI से मुलाकात करते हैं, उनको किसी भी मसले पर गलत या सही गाइड करते हैं और अपनी मर्जी का फैसला ले लेते हैं। कप्तान मैदानी सूरत हाल से आशना ना होने के बायस वैसा ही फैसला करते हैं जैसा ही ग्रुप चाहते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप बाहर आकर इन फैसलों को अनाउंस करते हैं तो वोटर सपोर्टर्स में इस हवाले से इस्तराब पाया जाता है, क्योंकि ये ग्रुप उन लोगों को भी ना सिर्फ पार्टी में वापस ला रहे हैं जिन्होंने 9 मई के बाद खुद को पार्टी से अलग किया, बल्कि इस वाक़े की मजम्मत भी की। लेकिन अब सेनेट इलेक्शंस हो या ज़िमनी इंतखाबात, मुख्तलिफ मौके पर यह सुनने को मिलता है कि इनमें से कुछ अफराद को उन कारकुनान पर फौकियत दी जा रही है जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे। गुज़श्ता दिनों जब सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो इनमें एक नाम मिर्ज़ा अफरीदी का भी शामिल था। ये वो मिर्ज़ा अफरीदी थे जो सबसे पहले 9 मई की मजम्मत करके PTI छोड़ने वालों में शामिल हुए थे। अब इनको सेनेट नशस्त से नवाजा जा रहा है। ज़रा मिर्ज़ा अफरीदी का तारुफ एक झलक आपके सामने रखता है। मैं उसको टोटली कंडेम करता हूँ। स्पेशली हमारे जो जिना हाउस के ऊपर हुए हैं, हमारे जीव्स के ऊपर हुए हैं और जो हमारे शोहदा हैं उनकी जो यादगारें हैं उनकी बेहुरमती हुई है, मैं उसको टोटली कंडेम करता हूँ। और इसमें जो भी इन्वॉल्व है कानूनी तौर पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये फौज हमारी है, हम उनमें से हैं, वो हम में से है। अब मिर्ज़ा अफरीदी साने 9 मई के बाद ना सिर्फ सेनेट टिकट के लिए अपना नाम तय करा चुके हैं, बल्कि उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात में टिकट की जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें भी एक ऐसा नाम था जिसको देखकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान में बहुत इस्तराब पाया जा रहा था। यह नाम अफजल ढांडला का था। यूँ तो अब उनका टिकट सख्त रिएक्शन के बाद कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन पहले उन्हें भक्कर से टिकट जारी किया गया PP 93 से, जिस पर कारकुनान ने कायदीन से भरपूर एहतजाज किया और उनको तनकीद का निशाना बनाया। अफजल ढांडला कौन थे, ज़रा ये भी आपके सामने रखते हैं। किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आ रही थी, सिंध हाउस में लोग जमा थे तो अफजल ढांडला वहीं जाकर बैठे थे। माफी मांगेंगे तो माफी मांगेंगे, जैसे अच्छा कहा है तो माफी मांगेंगे तो आ जाएंगे। ये उस वक्त इमरान खान से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद बताया ये गया कि इन्होंने इमरान खान से माफ़ी मांग ली और ये माफ़ी कबूल भी कर ली गई है। अब एक तनाज़ा खड़ा हुआ। ये तनकीद इतनी बड़ी कि सीनियर क़यादत को इसका खुद जवाब देना पड़ा, जैसा कि हम्माद अज़हर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अफजल ढांडला को टिकट बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर दिया गया क्योंकि यहाँ हमारा साबिका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा था और अफजल ढांडला दूसरे नंबर पर थे। इसी तरह उमर अयूब ने ट्वीट के जरिए बताया कि तारीख और वक्त के साथ हमें मार्च को उनके पास एक लिखी हुई हिदायत आई जो उमैर न्याजी लाए, उसमें अफजल ढांडला का नाम शामिल था और इस लिस्ट को मनूअन शेयर कर दिया गया। इन तौजीहात के बावजूद भी कारकुनान ने इस नाम पर बहुत एहतजाज किया, जिसके बाद हम्माद अज़हर की जानिब से ट्वीट के जरिए बताया गया कि उनका नाम कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि आप सबकी राय को मैंने और उमर अयूब साहब ने बानी चेयरमैन तक पहुँचाया है और उसके बाद अफजल ढांडला का नाम कैंसिल हुआ है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हम्माद अज़हर ने मुतअद्दिद ट्वीट्स में हवाले दिए और बताया कि किस तरह उमैर न्याजी बानी PTI से मुलाकात करने के लिए गए थे। फिर उमैर न्याजी ने जब वो लिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल यानी उमर अयूब के साथ शेयर की तो उमर अयूब साहब ने यह मुझ तक पास ऑन किया और मेरे या सेक्रेटरी जनरल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उसको तस्लीम किया जाता, क्योंकि जो लिस्ट शेयर हुई थी उसमें 13 नंबर पॉइंट ये था। पॉइंट नंबर 13 ये था कि अफजल ढांडला को PP 93 से भक्कर से टिकट जारी कर दिया जाए। ऐसे फैसले के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तरीन तस्वुर किए जाते हैं और इन फैसलों के पीछे एक ही नाम सामने आ रहा है और वो नाम बैरिस्टर उमैर न्याजी का है। आम इंतखाबात में भी बहुत से ऐसे टिकट थे जिनको मुतनाज़ तस्वुर किया गया और इन फैसलों के पीछे भी मुबैना तौर पर उन्हीं का नाम लिया जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि सिर्फ नाम ही लिया जाएगा या तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इस सारे मामले के ऊपर खासा गौर खौज किया गया और अल्टीमेटली ये डिसीजन भी हुआ कि अफजल ढांडला से टिकट वापस लेना है। लेकिन उसके साथ साथ एक मैस मोबिलाइजेशन का फैसला भी किया गया है। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान के लिए अंदर तहरीक इल्तवाए कार जो 6 जजेस का मामला है उस पर तहरीक इल्तवाए कार लाने का फैसला किया और आज ही न्याजुल्लाह न्याजी की जानिब से कहा गया कि हम मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले के ऊपर फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या लाइन लिए हुए है, PTI कोर कमेटी क्या जो है वो डिसीजंस कर रही है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। की बालादस्ती और कानून को कम लाने के लिए जब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कानून का एहतराम नहीं होगा, जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, ये तहरीक शुरू कर रहे हैं।
इसके लिए तैयारी हमारी बराबर है। आईने पाकिस्तान मफलूज हो चुका है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है। ये आईने पाकिस्तान का सवाल है, जहां आजाद अदलिया का कंसेप्ट गारंटी देता है आईने पाकिस्तान के। हमने पहले भी अदलिया की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया है, अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वक्त गुजर गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक की बात कर रही है, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त खुद इंटरनली डिवाइडेड है, क्या वो कोई मैस मोबिलाइजेशन कर सकती है? अब ये भी ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि अपनी सफ़ों में जो छुपे हुए मिसक्रिएंट्स हैं उनका सफाया किया जाएगा। ईद के बाद को बड़ा सरप्राइज़ होगा और वो लोग जो 9 मई के बाद फ्रंट लाइन पर आए और आके उन्होंने पीटीआई के अंदर खुद को मकबूल करने की कोशिश की, अल्टीमेटली उनको पार्टी से अलहदा किया जाएगा और पार्टी में जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनको आगे लाया जाएगा। इस हवाले से असद कैसर का रोल भी बड़ा क्रूशल होगा। असद कैसर भी इस हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सियासी लीडरशिप है, अब बागडोर सियासी लीडरशिप को सौंप भी जाएगी। और इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि देखना है कि ईद के बाद जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, क्या कोई ऐसी मैस मोबिलाइजेशन होती है, क्या कोई मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाती है? फिर एक वकला तहरीक की बात गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर लतीफ़ खोसा ने भी की थी, तो क्या वो वकला तहरीक होगी एक ऐसे वक्त में कि जब वकला खुद डिवाइडेड है, एक ऐसे वक्त में कि जब हामिद खान साहब जो अनअपोज्ड सेनेटरशिप के लिए तो गए पंजाब से, लेकिन क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हामिद खान ग्रुप को भी एक्टिव कर पाएंगे? क्या वकला को एक परचम तले जमा करके कोई इस तरह की तहरीक शुरू कर सकेंगे एक ऐसे वक्त में जब बानी पीटीआई जेल में है? और जाहिर है अगर कोई ये कहता है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे तो हाउस इन ऑर्डर हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएंगे, तो यकीनन ये तो दिली दूरस्त वाली बात है। लेकिन उनकी एब्सेंस में ये जो कुछ हो रहा है, क्या लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं? क्या लोग अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और इस ज़ाती फ़ायदे के लिए पार्टी के मफाद को भी दाव पर लगा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही दे सकती है। और इन पर बात करने के लिए इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो शौकत यूसुफ, जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में जो आज इजलास हुआ है उसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीटीआई कोर कमेटी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई आज, इस मीटिंग में क्या कंसेंसस हुआ है, क्या डिसीजन लिया गया है? खास तौर पे गुज़श्ता रोज़ जो हुकूमत की तरफ से एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला हुआ है, इसके ऊपर क्या फैसला किया पीटीआई ने, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ तो मीडिया पे आ चुका है, जो कोर कमेटी के इजलास हुआ उसके सारी चीज़ें मीडिया पे आ चुकी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो इन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया है वो भी एक एक्स जज के ऊपर, तो वो उस पर थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और चूँकि ये छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है कि इतने बड़े एपिक्स कोर्ट के जजेस जो है वो शिकायत कर रहे हैं, तो आम लोग नहीं कर रहे हैं। जिनसे लोग इंसाफ मांगने जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है और इसको इस तरह सतही तौर पे नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये उनकी इतने बड़े इदारे का एक प्रेस्टीज का इशू है और अगर वो कह रहे हैं कि उन पे दबाव डाल के फैसलों लिए जाते रहे या लेने के लिए दबाव डाला गया, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का वंस फॉर ऑल जो है वो। बट शौकत यूसुफजई साहब, आज नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, तो क्या ये पीटीआई का उसूली मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए, ये तो मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं कह सकता इस बात का, क्योंकि लेकिन ये उनके लिए वो ज़रूर है। क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये ना हो कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, लेकिन जो कुछ हुआ है उनकी सरबराही में हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए बड़ी सुक्की का बायस बन रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया जो है, स्पेशली हमारे जो पड़ोस मुल्क का मीडिया है, वो भी इस चीज़ को कह रहा है कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं वो खुद इंसाफ के तलबगार बन चुके हैं। What PTI has decided now? पीटीआई क्या करने जा रही है सर? क्या कोई वकला तहरीक शुरू करेंगे जैसे लतीफ़ खोसा ने कहा? अभी हम भी करेंगे। मेरे ख्याल से जो वकला तहरीक है शायद वो दोबारा शुरू हो जाए। तो उसकी क़यादत कौन करेगा? उसमें वकला को इकट्ठा कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में लीगल फ्रेटर्निटी बहुत डिवाइडेड है। नहीं, देखिए, इस इशू पे तो कोई डिवीजन नहीं है। मेरे ख्याल से एतजाज़ हसन साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जितने भी वकला हैं
वो सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जी इंसाफ देने वाले इदारे जो हैं वो अगर दबाव का शिकार हो गए तो फिर उस मुल्क के अंदर अनारकी होगी, फिर लोग खुद इंसाफ मांगने नहीं आएंगे, फिर इंसाफ खुद लेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि जब मुल्क इंतशार का शिकार हो जाए, उससे पहले पहले इंसाफ के इदारों का एहतराम, उनका जो है वो बहाल करना पड़ेगा और ये लोगों को दिखाना होगा कि जी आप जिस इंसाफ के लिए आते हैं वो इंसाफ मिल रहा है। तो देखिए तहरीक इंसाफ ने इतवार को भी जलसा है और उसमें अपने लाएअमल का ऐलान होगा। इसी तरह फिर जो ना 6-7 को अप्रैल को बड़ा जलसा होगा। तो कोशिश तो ये होगी कि कानून का एहतराम हो इस मुल्क के अंदर, कानून और आइन और इसकी बालादस्ती हो। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें इंसानी हकूक़ की वायलेशन जिस अंदाज से हो रही है वो हुई है। तो उसके बाद अगर फिर जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आज सुना गया और अब उस पे हम तबसरे कर रहे हैं कि जी वो जुडिशल मर्डर के उसमें आता है, किस में आता है, तो बेहतर ये है कि हम उसके बाद कि हम कहें कि जी पाकिस्तान में आइन और कानून का एक वक्त था जो अमल दरामद नहीं हो रहा था। शौकत यूसुफ साहब, आपकी पार्टी में फैसले कौन कर रहा है? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। मैं पर्टिकुलरली रेफर कर रहा हूँ कि जब बाई इलेक्शंस के अंदर टिकट्स अनाउंस होने हैं या सेनेट में से कौन उम्मीदवार होगा, ये फैसले कहाँ से हो रहे हैं? ये फैसले इमरान खान कर रहे हैं और ये इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अफजल ढाडला को टिकट देने का फैसला इमरान खान का फैसला था? नहीं, देखिए उसमें जाहिर है उनके पास जो लिस्ट जाती है और जो लोकल क़यादत डिसाइड करती है, तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों खान साहब को पता होता है, वो खुद कर लेते हैं। जिनका ज्यादा इल्म ना हो तो वो जाहिर है पार्टी लिस्ट की तरफ लेकर से जाने वाले कौन है, और जाता है। क्या लिस्ट जब बनती है तो जाते जाते तब्दील हो जाती है रास्ते में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, लेकिन ये कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि उस पे काफ़ी लोकल तौर पे भी काफ़ी लोगों ने, हालांकि वो मेरा डोमेन नहीं है, वो पंजाब का है वो है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ात आए हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि वो पार्टी छोड़ चुका था और उसने ये भी यहाँ तक कहा था कि जी पार्टी माफ़ी मांगे तो तब मैं आऊँगा, मतलब खान साहब की तरफ इशारा किया था। लेकिन बहरहाल ये किसने दिया है ये भी हम नहीं, क्या देखेंगे कोर कि इस पे कमेटी में डिसाइड नहीं हुआ कि कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, देखिए इस वक्त इश्यूज ये नहीं है, इश्यूज हमारे पास बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं इस वक्त। इमरान खान अभी जेल में है, हमारे बहुत सारे वर्करों के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, तो ज्यादातर इश्यूज हमारे यही होते हैं कि हम किस तरह इन केसेस। फिर दूसरी बात है कि जो मैंडेट चोरी हुआ है ये कोई छोटा मोटा वाकया तो नहीं है, वो हमारे मैंडेट से हुकूमत बनी नहीं, है। लेकिन ये इश्यूज इनसे तो आप फिर सरफे ये कि नजर भी तो जो- नहीं कर सकते ना सर। इससे आपकी फैन बेस, सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर लोकल लीडरशिप पे जरूर पूछा जाएगा। लेकिन जो कोर कमेटी का इशू है ना, आप कह रहे हैं कोर कमेटी, तो कोर कमेटी में हमारे पास ये कि हम मैंडेट जो चोरी हुआ है उसका हम कैसे वो करें, इंसाफ लें। तो उसके लिए हम देखें, एक तरफ जहाँ जुडिशरी के पास जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आवाम के पास भी जा रहे हैं, असम्बली में भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो पहले तो ये था ना कि हम असम्बली से बाहर आ जाते और सिर्फ सड़कों पे रहते, तो अब हमने तीनों महाज जो है ना वो खोले हुए हैं और तीनों महाजों पे अपने इंसाफ के लिए हम तलबगार हैं। और हमें उम्मीद है कि जो लोग इस बात को समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन, खुशहाली, तरक्की तभी आ सकती है जब सुकून होगा, और इस वक्त पाकिस्तान वाकई बहुत मुश्किल में है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि इन मुश्किलात में इजाफा हो। तो जिन लोगों ने मैंडेट चोरी करने में मदद की है या जिन लोगों को मुसल्लत किया है, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि उनका मुहासबा किया जाए। शौकत यूसुफ साहब, और, लास्टली क्या आपकी पार्टी में कोई डिसीजन हुआ है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो अब आगे आए? जो लोग अभी तक रूपोशी खत्म करके नहीं आ रहे हैं, उनसे मुताल्लिक कोई सख्त फैसला लिया जाए? कोई ऐसा डिसीजन हुआ है कोर कमेटी? देखिए कुछ लोग अभी तो देखें 2-3 लोग ऐसे हैं जो वो जाहिर है वो तो अपने उस पे ही आएंगे, जब पार्टी उनको कहेगी तो मंजर-ए-आम पे आ जाएंगे। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं, पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, वो बिल्कुल इस वक्त बैकफुट पे इसलिए चली गई है कि उनके खान के साहब के साथ मुलाकात में दुश्वारियां हैं, और जो लोग मुलाकात करते हैं वो जाके वही डिसीजन ला के सुनाते हैं कि जी ये डिसीजन हुआ है। तो उसमें कोशिश ये हो रही है अब कि जी अब हमारी जो अपनी लीडरशिप है
पार्टी की उनको भी आगे आना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए कि जो जिस तरह ये केस हुआ आपने भी बताया, तो इस तरह के केसेस दोबारा नहीं होने चाहिए और जो पॉलिटिकल फैसले हैं वो पॉलिटिकल फैसले ही हो, उससे इधर उधर के फैसले ना हो, ताकि हम जो एक पॉलिटिकल पार्टी का इमेज है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के अंदर जड़े हैं तहरीक इंसाफ की, तो वो भी बरकरार है और अवाम में एतमाद की फिजा हो कि जहाँ जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के वो इमरान खान की मर्जी से हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर अब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कल काबीना इजलास होगा, जिसमें इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी ली जाएगी और इसकी TORs तय किए जाएंगे। अब जब ये तय हो गया कि 6 जजेस के मामले पर एक रिटायर्ड जज की जेर निगरानी कमीशन कायम होगा, तो यहाँ कुछ सवाल हैं। पहला सवाल इस कमीशन के क़याम पर है। पाकिस्तान में किसी भी मामले पर कमीशन का क़याम मट्टी पाव वाला हिसाब से समझा जाता है। मुल्की तारीख में बड़े कमीशंस बने, हुमूदुर रहमान कमीशन से लेकर एबटाबाद कमीशन, मेमो गेट, लापता अफराद कमीशन, फैज़ाबाद धरना कमीशन, ऑडियो लीक्स कमीशन समेत न जाने कौन कौन से कमीशन बने, लेकिन इन कमीशन की नताइज हमेशा 0 जमा 0 बराबर 0 रहे। तो सवाल यह है कि इसमें नया क्या है? क्या ये कमीशन पहले बनने वाले कमीशन से मुख्तलिफ होगा? अगर होगा तो फिर कैसे? या सवाल ये भी है कि इस कमीशन की TORs क्या होंगे और इस सारे मामले पर बारे सबूत किस पर होगा? इल्ज़ाम लगाने वाले जजेस क्या पहले अपना केस साबित करेंगे तो तहकीकात आगे बढ़ेंगी? क्रिमिनल ज़ाहिर है अब ये जुरिस्प्रूडेंस का मामला और तलबी के लिए दूसरों को भी तलब किया जाएगा जिस पर इल्ज़ाम आयद है, या फिर जुडिशल कमीशन को खुद तहकीकात करके मामले की तय तक पहुँचना होगा और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करना होगी। अगर इस कमीशन में ख़त लिखने वाले जजेस को अपना केस साबित करना पड़ गया तो यकीनन ये भी एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि उन्हें स्टेप बाय स्टेप वाक़यात को साबित करना होगा। गुज़श्ता रोज़ आज़म नज़ीर तारड़ ने एक इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि बात सिर्फ इन 6 जजेस तक महदूद नहीं, बल्कि जो दायरा कार है वो माजी में भी जो अदलिया में मुदाखलत होती रही है उस तक भी वसी किया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन ग्राउंड्स पर इस कमीशन को यकसर मुस्तरद कर रही है, ज़रा वो भी आपके सामने रखें। जिनकी हुकूमतें थी, जिनके जमाने में ये हुआ था, और उसमें सबसे मेजर फिगर जो है वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनकी इंडाइटमेंट इस लेटर में की गई है, कंसिक्वेंटली किसी किस्म की अथॉरिटी इन ऑफिस में, इनके ऑफिस में वेस्ट करना कि ये इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये आइन का कत्ल है, ये कानून का कत्ल है। क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग बैठे? PTI ने समरली इसको रिजेक्ट किया है कल। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुमताज़ माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कल वफाकी काबीना का इजलास है और इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी मंजूरी ली जाएगी, TORs तय होने हैं। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि अब ये जब कमीशन इंक्वायरी करेगा तो क्या जो बारे सबूत है, ओनर्स ऑफ प्रूफ है, अब ये उन जजेस के ऊपर होगा जिन्होंने ख़त लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरली कमीशन इंक्वायरी एक्ट के अपने एक तरीक़ाकार है कानून के तहत, वो इंक्वायरी करेगा कि जो एलिगेशंस हैं, अब मुझे नहीं पता वो TORs क्या बनते हैं। जो वो TORs बनेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसके ऊपर वो फिर वो काम करेगा। वो आप कह रहे हैं कैबिनेट के सामने पेश होगा, कैबिनेट उसे अप्रूव करेगी TORs को। और TORs की अब क्या उसका स्कोप है, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, किस तरह से करते हैं, फिर उसके बाद देखना होगा। वो बुलाएंगे क्योंकि इंक्विजिटोरियल किस्म का इसकी इंक्वायरी होगी, वो लोग जिन है उनको बुलाया जाएगा। लेकिन इन सब की बात मुझे बड़ी जो अफसोस की बात लगती है कि सुप्रीम कोर्ट बार, और मैंने जो प्रेस रिलीज देखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी बुलाया, सीनियर मेंबर्स जो इस्लामाबाद में थे पाकिस्तान बार के, हम लोग भी मेंबर है पाकिस्तान बार के, हम लोग को नहीं पता था, लेकिन वो जो वहाँ मौजूद थे उनसे बात करके फिर वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और मुख्तलिफ अटॉर्नी जनरल से और लॉ मिनिस्टर से, फिर इस नतीजे पहुँचे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो होंगे वो एक कैबिनेट में ले जाएंगे और ये बनेगा कमीशन। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर, के सुप्रीम कोर्ट की अगर फुल कोर्ट मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर इस खत को डिलिब्रेट किया गया, तो उसका तरीक़ाकार मैं समझता हूँ ये जुडिशरी को खुद अपने हाथ में रखना चाहिए था, क्योंकि उस खत में इल्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव के ऊपर और इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उन्होंने मदाखलत की एक, और आज़ाद फैसलों पे वो असरअंदाज होने की उन्होंने कोशिश की। और आपको याद है ये मई की बात है जब ये पहला ख़त लिखा गया, मई 2023 की,
फिर उसका दूसरा खत फरवरी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया और ये सारी बातें रखी होगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं और थ्रेट्स हैं, मतलब कि धमकियां दी जाती हैं। आपको नहीं लगता आप जुबैरी साहब की जुडिशरी मुकम्मल तौर पर इसमें ऑन बोर्ड और फुल कोर्ट इजलास के अंदर कंसेंसस, मतलब ये तय हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का ये ख्याल था कि ये मेजॉरिटी खुद ही बात आपने कह दी कि कंसेंसस से नहीं हुआ, ये आपने खुद उसमें लिखा हुआ जो प्रेस रिलीज में कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस। अब पता नहीं कौन से जजेस थे और जो जजेस ने एग्री नहीं किया वो कौन थे और उन्होंने क्या बात की। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जजों ने बात की, ये इतना सीरियस मामला है, इसमें इंडिपेंडेंस और आज़ादी अदलिया के आज़ादी के ऊपर इशू है, एक्सेस टू जस्टिस का इशू है, जजों को थ्रेट करने का इशू है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इंटरफेरेंस है, ये उसी एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देना और उन्हीं से उनकी इंक्वायरी करना, उनके सामने इन सिटिंग जजेस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनको पेश कराना एक रिटायर्ड जज के सामने। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट और द ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत हुआ है कि उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया और कमीशन इंक्वायरी। अच्छा, वैसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आप जुबैर साहब, अगर कोई हाजिर सर्विस जज होता तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यानी वो फिर इन्फ्लुएंस ना होता या वो कोई जो मेडलिंग है वो बर्दाश्त कर लेता? हाजिर सर्विस जज होता तो ये भी तो हाजिर सर्विस जज है। देखिए, ये जो 6 जजेस हैं हाजिर सर्विस हैं, एक रिटायर्ड जज है, हमें नहीं मालूम वो कौन होंगे, हाई कोर्ट के होंगे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के होंगे, लेकिन रिटायर्ड जज होता है विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते जिससे इंक्वायरी कराई जाती तो फिर भी बात समझ आती, लेकिन इशू और हाजिर मतलब जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसमें से। लेकिन ये मामला इंक्वायरी का कमीशन नहीं है, उसके अपने लिमिटेशंस होती हैं, उसका अपना एक दायरा इख्तियार होता है, वो कानून के तहत होता है, कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 है हमारे यहाँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये वो केस था जिसके अंदर सू मोटो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, फुल कोर्ट को बैठना चाहिए था और ये बात करनी चाहिए थी कि कब से ये दखल अंदाजी हो रही है, किस तरह से इनको थ्रेट किया जा रहा है। 6 सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ ये हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ हो रहा है, उन्होंने खुद पॉइंट आउट किया है। और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद क्या हो रहा है, ये सारी चीजें थी, ये चीफ जस्टिस साहब को अपने पास रख के ये सारी चीजें खुद ही इसका डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सू मोटो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं 184(3) के अंदर वो इंक्विजिटोरियल होती हैं, उसमें वो एविडेंस भी बुला लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये कमीशन इंक्वायरी भी करना बेसिकली इसमें मिट्टी पाव वाली बात है। और अब ये हमारे हाल हो गया कि हमारे हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हमें इंसाफ, तो हम कैसे काम करें, हमारे साथ ही हो रहा है, तो मैं और आप कहाँ जाएंगे सर अगर ये हो रहा है। और फिर ये कमीशन इंक्वायरी गवर्नमेंट पे छोड़ दे, इसका जो गठजोड़ है हम देख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इससे कुछ होना है। ये अभी मैं चाहता हूं कि आई एम श्योर बार एसोसिएशन बार या खुद पाकिस्तान बार के मेंबरान जो हैं इसको वहां कोशिश करेंगे कि वहां लेके जाएं केस को सुप्रीम कोर्ट में, और फिर देखें कि वो अब क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर वो होता है कि वो लोग फिर क्या करते हैं, क्या वहां सुनवाई होती है या नहीं। मैं नहीं समझता कमीशन इंक्वायरी से कोई फायदा होगा, मैं समझता हूं ये बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान में तंबाकू माफिया बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुल्क में सालाना अरबों रुपए सिर्फ टोबैको की स्मगलिंग की नजर हो जाते हैं और इसी वजह से वो इंडस्ट्रीज जो कानूनी तौर पर तंबाकू की सनत से वाबस्ता है वो बंद होने के करीब है। रवा माली साल में अब तक सिगरेट्स की स्मगलिंग में कमी नहीं आ सकी है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने रवा माली साल में अब तक तकरीबन 340 मिलियन रुपए मालियत के सिगरेट्स पकड़े जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में आए, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क में किस पैमाने पर यह काम हो रहा है। सिगरेट पर FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी 200% इजाफे और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज ना होने से खदशा है कि सिगरेट की सनत की पैदावार में 44% कमी और मजमूई तौर पर फ़रोख्त में 28.4% की कमी की मुतवक्के। और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात करें तो सिर्फ 2 बैनुल-अक़वामी मैन्युफैक्चरर्स पर ट्रैक एंड ट्रेस का नफाज है, बाकी मानदा गैर दस्तावेजी तंबाकू के शोबे पर अमल दरामद का फुकदान है। टैक्स स्टैम्प का नफाज अब भी एक ख्वाब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रैक एंड ट्रेस को अदालतों में चैलेंज किया और हुक्म इम्तना हासिल किया। 2022 के बाद से असल नफाज की तारीख के बाद से अमल दरामद की डेडलाइन को मुतअद्दिद ताख़ीर का सामना करना पड़ा है। मुतअद्दिद बार ये डिले हुआ है। पाकिस्तान में 6 मैन्युफैक्चरर्स अब भी अदालतों में है। हुकूमत सेहत से मुताल्लिक इंतबा के बगैर भी सस्ते स्मगल शुदा सिगरेट्स की फरोख्त रोकने में नाकाम रही है, लेकिन मॉनिटरिंग सिर्फ उन मल्टीनेशनल कंपनीज तक महदूद है जहां ट्रैक एंड ट्रेस पहले ही मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा चुका है। हुकूमत ने 200% तक FED की बुलंद शराइत की थी जिससे पैदावार बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन मार्केट पर स्मगल शुदा सिगरेट्स ने कब्जा कर लिया है जो सस्ते हैं क्योंकि उन पर कोई ड्यूटी मौजूद नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, उनके लिए मामला बहुत आसान है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मियां कलीम लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मियां कलीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
ये कहिएगा कि इस वक्त टोबैको इंडस्ट्री को यकीनन वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, क्योंकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जैसे हमने भी जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा है, और फिर ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम के शिकंजे में भी वही पहले 5-6 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो टॉप ऑफ द लाइन है। लेकिन ये जो अंडर द टेबल जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अभी तक इसके गिर शिकंजा सख्त क्यों नहीं हो सका है? ऑन ग्राउंड इस वक्त पोजीशन क्या है, रियलिटी क्या है? जी देखें कि रवा माली साल में अगर अब की सूरत हाल के मुताबिक बात करें तो सिगरेट की जो स्मगलिंग है वो अभी भी हो रही है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक ये कहा गया है कि सरकारी खजाने को तकरीबन 320 से 325 अरब रुपए तक भारी माली नुकसान पहुंचने का खदशा भी सर पे मंडला रहा है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में सिगरेट पर जो एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया था, इसकी वजह से स्मगलिंग में बेताशा इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अदारे में जालसाज और स्मगलर्स के खिलाफ जो अदारे हैं वो भी मुतहरक दिखाई दिए हैं। सिर्फ कस्टम्स इंटेलिजेंस ने, जैसे भी आपने भी फरमाया कि रवा माली साल में अब तक तकरीबन 340 मिलियन रुपए जो मालियत के सिगरेट हैं उसकी खेप को बरामद किया गया, जबकि कस्टम्स के आलमी दिन के मौका पर भी तकरीबन 305 मिलियन मालियत से जायद के सिगरेट को जलाकर स्मगलर की हौसला शिकनी भी की गई थी। लेकिन एफबीआर में गुज़श्ता माह के चंद दिनों में भी मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां की गई, उसके नतीजे में स्मगल शुदा जो सिगरेट है इसकी बड़ी खेप को बरामद किया गया। मुख्तलिफ दुकानों और मार्केट से तकरीबन 6,79,000 बगैर टैक्स स्टैम्प सिगरेट पैकेट को जब्त किए गए, जिसकी तखमीना मालियत भी 140 मिलियन रुपए बताई गई। अब वाज़ेह तौर पर जो मेंबर ऑपरेशन एफबीआर मीर बादशाह खान वजीर हैं, उनकी हदायत पर सिगरेट स्मगलिंग में जो मुलव्वस अनासर हैं उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात का बाकायदा तौर पर जो अंदराज है उसको शुरू कर दिया गया है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एफबीआर तो मुल्क में सिगरेट्स आने के बाद जो स्मगल शुदा सिगरेट्स आ जाते हैं उसके बाद अब एक्शन लेती है और फिर पकड़े जाते हैं, फिर तल्फ भी किए जाते हैं जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये स्मगल होके मुल्क में आ कैसे रहे हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही या शिकंजा सख्त क्यों नहीं हो रहा, ताकि इस नेटवर्क को पकड़ा जा सके कि किस तरह इन्फिल्ट्रेशन होती है, इस तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बगैर, किसी भी टैक्सेस को पे किए बगैर अंडर द टेबल स्मगल सिगरेट्स कैसे आ जाते हैं मुल्क में? जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले देखा गया था जो स्मगलर्स हैं वो बड़े ट्रकों के अंदर जो स्मगलिंग है उसको किया करते थे, लेकिन जब ये बात इंटेलिजेंस तौर पर इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया, लेकिन उन्होंने फिर इसका तरीकाकार चेंज कर दिया। वो जो स्मगलिंग बड़े ट्रकों में होती थी वो छोटी गाड़ियों में करनी शुरू कर दी, फिर वो गाड़ियों से जो रिक्शा है उसके अंदर स्मगलिंग करना शुरू कर दिया, बाकायदा तौर पर बाइक की मदद से जो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज एक्चुअली। अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखा है और खत में गुड विशेस वेल विशेस का इजहार इस न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए किया है। एक तरफ अमरीकी सदर बाइडन का शहबाज शरीफ के नाम खत है, मुबारकबाद दे रहे हैं। दूसरी तरफ ताज़ा तरीन खबर यह है कि जो ख़ासतौर पर तरबेला और दासू डैम पर काम को बाद अब दयामीर भाषा डैम के ऊपर भी जो सिविल वर्क 500 चाइनीज़ कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया है। इसी खबर के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।